हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। तो पंतनगर नीट यूजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अगला पेपर, और ये पेपर मोस्टली फोकस रहेगा आपका बायोटेक्नोलॉजी में। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, टू बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो दो ऐसे बैक्टीरिया बताओ जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। पहला ऑप्शन राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर, दूसरा ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम, तीसरा राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस, और चौथा नाइट्रोसोमोनाज एंड क्लेप्सिएला। अब अगर हम इसमें बात करें तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है एस्चेरिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। अगर ई कोलाई का मेंशन करें तो ई कोलाई वो बैक्टीरिया है जिसमें सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन फॉर्म किया गया था, जिसको ह्यूमुलिन भी कहा गया। मतलब ई कोलाई के अंदर वो जीन्स डाले गए थे जिससे कि इंसुलिन बना सके। तो ई कोलाई ऑलरेडी बायोटेक में यूज हो चुका है। दूसरा बोले तो जो क्लोनिंग वेक्टर के नाम पे हम एक बात करते हैं प्लाज्मिड PBR322, ये भी ई कोलाई का ही प्लाज्मिड है जिसको हमने मॉडिफाई किया। दैट मींस ई कोलाई बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम। अगर हम एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो प्लांट में डिजीज कॉज करता है। और ये कौन सी डिजीज कॉज करता है बेटा? बेसिकली इट कॉजेज गॉल ट्यूमर डिजीज। क्या कॉज करता है ये? गॉल ट्यूमर। एक प्रकार से प्लांट में कैंसर कॉज करता है। तो अब ये तो पैथोजेनिक है, तो हमने क्या किया, हमने इस एग्रोबैक्टीरियम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अगर मैं हल्का सा एग्रोबैक्टीरियम के बारे में बात करूं, अगर ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक डीएनए है और ये है इसका प्लाज्मिड। इसके प्लाज्मिड को कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और जब इसके प्लाज्मिड की स्टडी की गई तो इसके प्लाज्मिड में पाया गया कि एक ऐसा टुकड़ा है जिसको कहते हैं टीडीएनए या ट्रांसफर डीएनए। अब जब भी ये बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर जाता है तो इसके प्लाज्मिड में से ये टीडीएनए खुद कट के प्लांट के जीनोम से जुड़ जाता है, और जीनोम से जुड़ने की वजह से ऐसे प्रोटीन्स बनाता है, जो प्रोटीन्स ओपियोइड्स वगैरह नाम के केमिकल्स बनाता है, जिनकी वजह से प्लांट में कैंसर होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, हमने इस टीडीएनए को हटा दिया, सिर्फ टीडीएनए को हटाया, बाकी पूरा मैकेनिज्म एज सच रखा। तो टीडीएनए की जगह अब हम क्या डालते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। तो वो हमने प्लाज्मिड में डाल दिया, प्लाज्मिड होस्ट में जाएगा और जीन को ट्रांसफर करेगा। तो एग्रोबैक्टीरियम का जो ज्यादा यूज है वो किसमें है बेटा? इट इज यूज्ड एज अ टूल फॉर जीन ट्रांसफर। और हम इसको कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं? एज अ डिसआर्म्ड क्लोनिंग वेक्टर। कैसे यूज करते हैं? डिसआर्म्ड मतलब अब हमने इसको पावरलेस बना दिया है। अब ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, ये वो डीएनए ट्रांसफर करेगा जो हम चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें तो आप देखेंगे राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस। राइजोबियम का जो रोल है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, सेम करता है। फर्क बस इतना है कि राइजोबियम सिम्बायोटिक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के रूट्स में पाया जाता है। एजोटोबैक्टर जो है वो फ्री लिविंग है। थर्ड ऑप्शन अगेन राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस नहीं। फोर्थ देखिए नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास का जो रोल है वो अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं ये नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है। ओके, तो पॉइंट बीइंग द करेक्ट आंसर इज बी। क्लेप्सिएला पैथोजेनिक है, ये हम में निमोनिया रिलेटेड इश्यूज कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। पहला है एजोटोबैक्टर, दूसरा है राइजोबियम इन लेग्यूमिनस रूट, तीसरा है एग्रोबैक्टीरियम और चौथा है ईस्ट। तो हमने कहा टीआई प्लाज्मिड फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या बनाने के लिए यूज होता है? ट्रांसजेनिक प्लांट, मतलब जिसका जीन मॉडिफाई हो गया है, या सिंपल भाषा में जिसमें आपने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी जीन ऐड कर दिया है या डीएनए ऐड कर दिया। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोल रहा है, तो अभी हमने पढ़ा किससे ऑब्टेन्ड होता है बेटा? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का भी पूरा नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। और मैंने अभी कहा ये किसके लिए यूज होता है? जीन ट्रांसफर का सबसे अच्छा टूल है। और इसमें भी किस कैटेगरी में? डिसआर्म्ड पैथोजन। ये क्या है? डिसआर्म्ड पैथोजन है, जिसको हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे यूज कर रहे हैं या जीन ट्रांसफर के तौर पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ्लेवर सेवर वेराइटी ऑफ टोमेटो इज। टोमेटो की एक वेराइटी है फ्लेवर सेवर। पूछ रहा है क्या है? पहला हाई यील्डिंग हाइब्रिड वेराइटी, दूसरा हाई यील्डिंग न्यू वेराइटी, तीसरा ट्रांसजेनिक और चौथा पॉलीप्लॉइड।
अब हम बायोटेक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा होगा, ट्रांसजेनिक होगा। पर थोड़ा सा टोमेटो को समझते हैं। जनरली जब हम टोमेटो की बात करते हैं तो टोमेटो के अंदर होता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज ये एक एंजाइम है जो किस में प्रेजेंट है, टोमेटो में प्रेजेंट है। ये एंजाइम की एक्टिविटी क्या करती है, बेसिकली ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम इट कॉजेज ब्रेक राइपनिंग ऑफ टोमेटो। इसकी वजह से टोमेटो का क्या होता है, राइपनिंग होती है। राइपनिंग भी, और मैं और सेंस में बोलूं तो ये टोमेटो की जो वॉल है, जो टोमेटो के सबसे बाहर की जो लेयर है, ओके, इसको क्या करता है, वीक करता है, ब्रेक करता है, जिसकी वजह से टोमेटो पक जाता है, ठीक है, और इसी वजह से टमाटर सड़ता भी है। अब पॉइंट बीइंग, हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी से एक नई वैरायटी बना दी, जिसे हमने कहा फ्लेवर सेवर वैरायटी। हमने उस वैरायटी में इस एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है। एंजाइम है बट उतना एफिशिएंट नहीं है जितना नेचुरली होता था। तो इसकी वजह से क्या होगा कि टोमेटो धीरे धीरे राइप करेगा। धीरे धीरे राइप करने का मतलब है कि आप टोमेटो को अपने रेफ्रिजरेटर में या अपने घर में लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लेवर सेवर वैरायटी ने क्या कर दिया, शेल्फ लाइफ बढ़ा दी है। क्या बढ़ा दी है बेटा, शेल्फ लाइफ या फिर स्टोरेज पीरियड बढ़ा दिया है। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो हम दिल्ली में किसी एक मंडी गए थे, तो वहां पे यही टोमेटो रखा था और हमने उनसे पूछा कि इसकी खासियत क्या है, तो उन्होंने कहा आराम से 20-25 दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लेटर ऑन आई केम टू नो दैट इट इज फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो, ठीक है। तो ये इसमें इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विल हेल्प इन, पहला प्रोड्यूसिंग पेट्रोल लाइक फ्यूल, दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंस, तीसरा हर्बिसाइड टॉलरेंस, और चौथा है एलिविएशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। समझते हैं कि गोल्डन राइस किस में हेल्प करेगा, पेट्रोल जैसा फ्यूल बनाने में, दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंस, तीसरा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस कि मतलब जो प्लांट है वो हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट होगा, चौथा एलिवेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। गोल्डन राइस ऑब्वियसली खाने वाली चीज है, तो कभी IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, इनके दिमाग में एक बात आई, और वो बात ये थी क्योंकि जो दुनिया है वो बेसिकली दो क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा जीती है बेटा, एक तो है पोटैटो और एक है राइस। मतलब आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे सिर्फ राइस खा के कैलोरी इनटेक को फुलफिल किया जाता है। अब राइस से सब कुछ तो नहीं मिलता, तो इनका दिमाग ये आया क्यों ना हम ऐसे एक राइस की वैरायटी बना दें जिस राइस में विटामिन ए बढ़ जाए। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसकी बीटा कैरोटीन। ये वही केमिकल है या वही पिगमेंट है जो आपके गाजर में भी होता है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे राइस की वैरायटी बना दी जिसमें विटामिन ए अब ज्यादा मात्रा में है। अब कोई भी इंसान अगर ऐसा राइस खाएगा तो उसकी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिलेगा, विटामिन ए। मतलब कुछ भी हो, उनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। इसी वजह से इनको विटामिन ए एनेबल्ड राइस भी कहते हैं या विटामिन ए रिच राइस भी कहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें तो गोल्डन राइस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये हमारे बॉडी में विटामिन ए डेफिशिएंसी को क्या करेगा, एलिविएट करेगा। एलिविएशन का मतलब होता है कि जो कमी है उसको फुलफिल करके विटामिन ए की मात्रा को हमारी बॉडी में बढ़ाएगा, ठीक है। अब पहला बोला पेट्रोल लाइक फ्यूल नहीं, पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है टोबैको प्लांट, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंस नहीं, द करेक्ट ऑप्शन इज एलिविएशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। एक और चीज है, फिलीपींस पहला कंट्री है जो विटामिन ए एनेबल्ड राइस को कंज्यूम कर रहा है, बाकी कंट्रीज ने अभी इसको अप्रूवल नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायोरेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल, ठीक है। बोल रहा है कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको जेनेटिकली थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, और ये किस में यूज हो रहा है, बायोरेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल। पहला ऑप्शन ट्राइकोडर्मा, दूसरा बैसिलस, तीसरा ज़ेंथोमोनास, चौथा सीडोमोनास। अब पहले समझते हैं बायोरेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल होता क्या है। दुनिया जो है एक चीज पे बहुत ज्यादा टिकी हुई है एंड दैट इज फ्यूल। और अगर हम फ्यूल की बात करें तो कोल के अलावा एक और फ्यूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल क्या है, बेसिकली ओशंस हैं या अलग अलग साइट हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑयल रिग्स, जहां से हम क्या कर रहे हैं, समुद्र के अंदर
राजस्थान के किसी एरिया के अंदर जहां पे हमें ऑयल के तेल के कुएं मिल गए हैं, वहां से हम ऑयल को निकाल रहे हैं। और जैसे आप देखेंगे इंडिया इसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इंडिया को चाहिए रशिया से सप्लाई हो, मिडल ईस्ट से सप्लाई हो। तो बेसिकली ये सप्लाई होती कैसे है? ये सप्लाई होगी शिप्स के थ्रू। तो इसके लिए एक करियर चॉइस भी है जिसे हम कहते हैं मर्चेंट नेवी। बेसिकली ये वो कंपनीज हैं जो डील कर रही हैं आपका इन्हीं एसेंशियल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में या ट्रांसफर अक्रॉस द ग्लोब में, सप्लाई में हेल्प कर रही है। तो अब कभी कभी क्या होता है, सपोज करो एक जहाज है और समुद्र में वो जहाज डूब गया, उस जहाज में क्रूड ऑयल था। अब क्रूड ऑयल होने की वजह से क्या होगा, जो ऑयल है आपको पता है कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ऑयल वाटर की सरफेस में क्या होता है, फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। अब अगर ऑयल यहाँ पे रह गया तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वहां मतलब एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो सकती है। तो हम जब ऑयल स्पिल का मतलब है ऐसे ही कहीं पे किसी भी एक्वेटिक बॉडीज में ऑयल की स्पिलिंग हो गई, जैसे एक जहाज के डूबने से बता दिया। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि उस ऑयल स्पिल को रिमूव करना या बायोलॉजिकली किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके किसी एरिया को रीस्टोर करना, दैट इज बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है दैट इज सीडोमोनास। क्या यूज होता है बेटा? सीडोमोनास। अब सिंपली इसका पूरा नाम है सीडोमोनास प्यूटिडा। अब इसका लॉजिक क्या है, इसके लिए ये ऑयल खाने की तरह होता है। हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या कर दिया, जहां पे भी ऑयल स्पिल हो रहा है वहां पे सीडोमोनास को डाल दो, कुछ समय के अंदर जितना ऑयल है ये सबको क्या कर देगा, कंज्यूम करके रिमूव कर देगा। तो आपने उस एरिया को नेचुरली क्या कर, रीस्टोर कर दिया। तो कौन यूज होता है इसमें? सीडोमोनास। Then the next option question is first hormone produced artificially by culturing bacteria। तो जो पहला हार्मोन जो हमने आर्टिफिशियली बनाया, कैसे? बैक्टीरिया को कल्चर करके, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो करके। ऑप्शन है आपके इंसुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, तीसरा है टेस्टोस्टेरोन और चौथा है एड्रेनलिन। तो आपका आंसर है इसका इंसुलिन। थोड़ा सा इसको समझते हैं। इंसुलिन हमारे बॉडी में कहां बनता है? पैनक्रिया नाम के ग्लैंड में बनता है। उसमें भी जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, इंसुलिन का काम है कि कभी भी हमारे ब्लड में जब हाई शुगर लेवल होगा, ओके, जब हाई शुगर लेवल होगा तो उसको रिड्यूस करके कहां पे लाएंगे? नॉर्मल में लाएंगे। तो बेसिकली ये ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल या जेनेटिक कारणों की वजह से कभी कभी इंसान में इंसुलिन नहीं बनता है, और इंसुलिन नहीं बनने का मतलब है कि आपको एक डिजीज होगी जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टिनेंट में कॉमनली शुगर की डिजीज भी कहते हैं। अब इसके लिए क्या किया, पहले डायबिटीज के जो इंजेक्शंस थे वो बड़े एक्सपेंसिव थे। जानवरों को मार के, कैटल्स वगैरह को, पिग को मार के उनकी बॉडी में से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करते थे। बट वहां भी एक प्रॉब्लम थी कि उससे एलर्जी हो जाती थी ह्यूमंस को। तो 1970s के आसपास एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। एली लिली कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, उस जीन को स्टडी किया ह्यूमन में जो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। जब उस जीन को स्टडी किया तो हमने पाया कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो डायरेक्टली नहीं बनता। मतलब जब इनिशियली इंसुलिन जब बनेगा तो उससे पहले एक इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा जिसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन कुछ नहीं, अमीनो एसिड की चेन है जिसके अंदर आपकी 3 चेन्स हैं, ए, बी एंड सी। लेट्स से ये आपकी सी चेन है, फिर ये बी है और ये ए चेन है, सपोज करो। अब इसमें से हमने देखा कि सी चेन को रिमूव करना पड़ता है और फाइनली जो फाइनल होगा उसमें आपके कितने होंगी? 2 ही चेन्स होंगी, दैट इज ए एंड बी, और वो भी किससे जुड़ी होंगी? डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होंगी। ओके, तो ये है एक्टिव इंसुलिन। अब इन्होंने क्या किया, जो जीन इन अमीनो एसिड को बनाता है, चेन्स को बनाता है, ए और बी चेन को, उस जीन को पकड़ा और ई कोलाई में डाल दिया, और वो भी सेपरेटली डाला बेटा। मतलब ई कोलाई में एक बार कौन सी चेन डाली? ए चेन को बनाने वाला जीन डाला, और दूसरी बार क्या डाला? बी चेन को बनाने वाला जीन डाला। जब इनसे प्रोटीन की चेन बन गई तो इन दोनों चेन को जोड़ दिया डाइसल्फाइड ब्रिज से, और ऐसे बना दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन जिसको हमने कहा ह्यूमिलिन। ओके,
तो हमने कहा, और अगर आपको याद होगा फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो हमने कौन सा बैक्टीरिया लिया था? ई कोलाई। तो ह्यूमिलिन को बनाने वाली कंपनी एली लिली, किसमें कल्चर किया? ई कोलाई में, ठीक है। और रोल क्या है? हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को हाई से नॉर्मल में लाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। अब इसमें से कौन बायो फर्टिलाइजर नहीं है? देखो बायो फर्टिलाइजर, बायो शब्द कहीं लग गया तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायो का मतलब क्या है? आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो। फर्टिलाइजर का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर केमिकल्स इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब बायो का मतलब है आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? पहला एजोटोबैक्टर, दूसरा एजोला, तीसरा माइकोराइजा, चौथा एग्रोबैक्टीरियम। तो अगर आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले एग्रोबैक्टीरियम पढ़ा। एग्रोबैक्टीरियम का जो मेन काम है वो जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है, जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है। योर ऑप्शन इज डी। बट ऑप्शनों को समझते हैं। पहला एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट या अमोनिया में इन द सॉइल। तो ये प्लांट्स को बेसिकली नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा के देता है सॉइल में। तो ऑब्वियसली ये बायो फर्टिलाइजर है। दूसरा देखिए एजोला। एजोला एक टेरिडोफाइट है जिसको हम एक्वेटिक फर्न कहते हैं। मींस ये एक्वेटिक फर्न है, ओके। और इस एजोला की खासियत यह है बेटा कि इस एजोला के अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है जिसका नाम है एनाबिना। एजोला में एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है एनाबिना, और इस एनाबिना की खासियत है कि ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सेम किसकी तरह? एजोटोबैक्टर की तरह। तो आजकल पैडी फील्ड्स में बहुत कॉमन है कि आप एजोला को पकड़ो और पैडी फील्ड्स में डाल दो। इसकी वजह से आप देखेंगे क्योंकि पैडी फील्ड्स में पानी भी चाहिए तो एजोला सर्वाइव भी कर जाएगा, और इसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है। तीसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जब मैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स कहता हूं तो मैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूं। तो बेसिकली माइकोराइजा करता क्या है? सपोज करो अगर ये रूट है तो ये रूट में फंगस ग्रो कर जाएगा ना। अब मैं जो बना रहा हूं ये सब फंगस है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो फंगस और कुछ नहीं कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है रूट्स का। अब सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा? पहला फंक्शन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। अब वही रूट्स ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है बेटा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये इसको रेजिस्टेंट बना देती हैं, रेजिस्टेंट टू डिजीज बना देती हैं इसको। मतलब अब ये प्लांट जो है इस पे बाकी पैथोजन क्या करेंगे? अटैक नहीं कर पाएंगे। तीसरा काम होता है इसका कि ये प्लांट को थोड़ा टॉलरेंट बना देता है स्ट्रेस से। मतलब थोड़े दिन बारिश नहीं हुई तो प्लांट की रूट्स क्या है? तुरंत ही आत्मसमर्पण नहीं करेंगे कि अब हम सरवाइव नहीं कर सकते। अगर उनमें माइकोराइजा है तो वो उनको थोड़ा टॉलरेंट बना देता है एडवर्स पीरियड्स के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आप पहला देखेंगे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? बायो फर्टिलाइजर की तरह। तो योर करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर इन विच बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर नॉट फॉर्म्ड। पहला ऑप्शन एड्स, दूसरा एससीआईडी, तीसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस, चौथा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमारे बी और टी लिम्फोसाइट बनते ही नहीं है, तो इसका आंसर है आपका एससीआईडी। एससीआईडी को हम कवर करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में इस टॉपिक के अंदर, जिसको कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक बहुत ही सिंपल फिलॉसफी पे बेस्ड है कि अगर आपकी बॉडी में कोई जीन काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है तो उस जीन को रिप्लेस करके एक नॉर्मल फंक्शनिंग जीन डाल दो। सबसे पहले जीन थेरेपी एक 4 साल की बच्ची में की गई थी, 4-year-old गर्ल। सबसे पहले जीन थेरेपी इसमें की गई थी, और इनकी जो जीन थेरेपी थी वो बेसिकली इनको एक बीमारी थी जिसका नाम था एससीआईडी। एससीआईडी का फुल फॉर्म है सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर। सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर, यह है बीमारी का नाम, इम्यूनो डिसऑर्डर। अब इस बीमारी में होता क्या है बेटा? इस बीमारी में यह होता है कि एक एंजाइम है जिसका नाम है एडीए।
इसको हम कहते हैं एडिनोसाइन डीअमाइनेज। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होने के कारण पेशेंट की बॉडी में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट दोनों ही नहीं बनते। और अगर आपको याद होगा ये दोनों नहीं बनेंगे तो दोनों ही तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर इम्यूनिटी नहीं है तो इंसान को प्रॉब्लम होगी। तभी हमने कहा सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर। अगर बात करें एड्स की, तो एड्स में बेसिकली हेल्पर टी सेल्स डिक्रीज होते हैं। मतलब एड्स का जो वायरस है वो सबसे पहले आपके हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है। ये हेल्पर टी सेल्स वो हैं जो बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी बनाने को हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनना भी बंद हो जाएंगी, तो इससे इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके बेसिकली लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आते हैं। मतलब लंग्स का कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंडिविजुअल बहुत सेंसिटिव हो जाता है एलर्जीज के लिए, ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम से ही समझ जाइए, जिसमें हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता घट जाती है, दैट इज नोन एज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो अब हमने जो SCID की बात करी, तो SCID का ट्रीटमेंट कैसे किया? एक फंक्शनल ADA एंजाइम पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया। अब ये ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे एक तरीका है आपका जीन थेरेपी में कि आप डायरेक्टली एंजाइम पकड़ो और पेशेंट की बॉडी में डाल दो, बट ये तरीका लंबे समय तक काम नहीं करेगा, रेगुलर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, आपको पता है कि बच्चे के अंदर, बच्चा अभी मदर की वॉर्म में है और डिसऑर्डर है, तो आप क्या करिए कि उसके एम्ब्रियोनिक सेल्स में एक फंक्शनल जीन डाल दीजिए। इससे ये होगा कि लाइफ टाइम उसकी बॉडी क्या करेगी, ADA नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। इसके और भी मेथड्स हैं जिसको हम सेपरेट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है आर्बर स्मिथ एंड नेथन्स, तीसरा है बर्ग और चौथा है वॉक्समैन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो पहला नाम है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर हम बात करें बेटा, तो इन्होंने डिस्कवर करी थी क्या? एंटीबायोटिक्स। क्या? एंटीबायोटिक्स। और कौन सी एंटीबायोटिक डिस्कवर करी इन्होंने? पेनिसिलिन। और किस में से करी? पेनिसिलियम नोटेटम में से। किस में से करी? पेनिसिलियम एक फंगस था इसमें से। इस दवाई को, एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड होती है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रिटार्ड करती है, या उनको किल कर देगी या रोक देगी। तो इसको वंडर ड्रग, वर्ल्ड वॉर ड्रग, एक्सीडेंटल ड्रग इस नाम से भी जाना गया। आर्बर स्मिथ और नेथन्स ने सबसे पहले क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए थे। क्या डिस्कवर किए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर हम बात करें बर्ग की, तो बर्ग का जो रोल है वो है rDNA बनाने में। इन्होंने बैक्टीरिया और वायरस के DNA को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। वॉक्समैन की बात करें तो अगेन इनका रोल है स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने में। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने में। तो आपका आंसर है बी। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये न्यूक्लिएजेस की कैटेगरी वाले एंजाइम हैं, और बेसिकली ये एंजाइम्स DNA या RNA को फ्रेगमेंट्स में तोड़ने का काम करते हैं। मतलब ये DNA या RNA को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं आपके बैक्टीरिया में। मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर आप ढूंढने जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे आपको? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में इनका काम क्या था? बैक्टीरिया में इनका काम यह था कि जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया में अटैक करता है, जब भी कोई वायरस, बता सकते हैं ऐसे वायरस को क्या कहते हैं? याद करिए, बैक्टीरियोफेज। जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया में अटैक करता है तो वो सबसे पहले कैसे इन्फेक्शन कॉज करेगा? ये है वायरस का जेनेटिक मटेरियल और ये है आपका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। लेट्स से ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो वायरस क्या करता है? सबसे पहले अपना DNA अंदर इंसर्ट करता है, और वायरस सक्सेसफुल हो गया अगर उसका DNA यहां से बैक्टीरिया के अंदर जाके जुड़ गया। इसका मतलब है अब वायरस अपनी सारी कॉपीज बना सकता है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो बैक्टीरिया ने इनसे बचने के लिए अपना एक डिफेंस रखा है, और वो डिफेंस कहलाता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब बैक्टीरिया में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जिन्हें हमने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं बेटा? जैसे ही वायरस अपना DNA अंदर इंसर्ट करेगा, सपोज करो ये वायरस का DNA है,
ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वायरस के डीएनए से बाइंड करके उसके डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। इसका मतलब है अब इस केस में वायरस इंफेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। ये नेचुरल यूज है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, और हमने इसको यूज किया बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में इस नाम से जाने जाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या कहा हमने इनको? मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं। ये डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ने में हेल्प करते हैं, और इसीलिए हम इनको बायोटेक में यूज करते हैं। एक दो बातें अगर इनके बारे में और बताऊं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है टेक्निकली अगर हम कहूं तो दो टाइप के हैं। एक कहलाते हैं एंडोन्यूक्लियसेस और दूसरे कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस का मतलब होता है जो डीएनए को सिर्फ एंड में कट करते हैं, मतलब ये डीएनए को कट करेंगे बट कहां? सिर्फ कोने में। एंडो का मतलब है जो विद इन द सीक्वेंस कट करते हैं, बीच में कहीं कट करेंगे। और याद रखना बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा कौन यूज होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके पीछे एक और रीजन है, क्योंकि ये कैसा एंड क्रिएट करते हैं? स्टिकी एंड्स क्रिएट करते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज वैक्सीन प्रिपेयर्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है आपने दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए जोड़ दिया, यही बायोटेक्नोलॉजी का एसेंस है। अब जो वैक्सीन ऐसे प्रोड्यूस होती है उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन, ये नन ऑफ द अबव, दे आर नोन एज सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। थोड़ा सा वैक्सीन को समझते हैं। वैक्सीन होती क्या है? ओके, आपने देखा होगा जैसे हमने कहा कोविड की वैक्सीन लगा दी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको किसी पैथोजन के अटैक से बचाती हैं या हमें उससे इम्यून बनाती हैं। तो वैक्सीन जो है बेसिकली वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, दैट इज मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को याद दिलाता है या उसकी मेमोरी पे बेस्ड काम करता है। हम मतलब हमको एक दूसरी भाषा में कहो तो हमको इम्यून बनाता है, इस लायक बनाता है कि कोई बीमारी हमको इफेक्ट ही ना कर सके। अब जो सबसे पहले वैक्सीन यूज हुई थी उन्हें कहा था फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इसके जो फादर थे लेट्स से वो है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया। अब फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या है ये समझना। सपोज करो ये कोई वायरस है और ये वायरस हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करता है। अब हमने क्या किया, इसी वायरस को पकड़ा जो डिजीज कॉज करता है, या तो इसको हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड का मतलब है एक टेस्ट ट्यूब में लिया, बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म किया और ये वायरस मर गया, या फिर हमने इसको वीक कर दिया। वीक का मतलब है जिंदा है बट उतना इफेक्टिव नहीं है। तो इस वायरस को किस में डाल दिया? बॉडी में डाल दिया। अब बॉडी में क्योंकि वायरस कमजोर है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम है वो आसानी से इस वायरस को किल कर देगा, और किल करके क्या याद रखेगा? क्या बनाएगा? मेमोरी बनाएगा। मेमोरी मतलब वो याद रखेगा कि इसको मारा कैसे था। अब कल के दिन ये वायरस जब फुली पोटेंट फॉर्म में आया, पोटेंट का मतलब है बिल्कुल पावरफुल फॉर्म में आया, तो हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता है कि इसको कैसे किल किया था। बिल्कुल वही वाला एम्यूनेशन निकाल के या एंटीबॉडी बना के उसको किल कर दिया जाएगा। ये था आपका फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिसमें वीक वायरस या वीक पैथोजन या फिर डेड पैथोजन को बॉडी में इंसर्ट किया जाता था। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन का मतलब है अब ऑर्गेनिज्म का झाड़ी हटा दो। यू आर नॉट यूजिंग वायरस, तुम सिंपली क्या कर रहे हो? एक क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हो या एक जीन ट्रांसफर टूल ले रहे हो और तुम उसमें वायरस का वो पर्टिकुलर जीन डाल दे रहे हो बस, जो डिजीज कॉज करता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिज्म ने लेके सिर्फ उसका जीन लिया और वो हमने होस्ट के अंदर किसी तरीके से ट्रांसफर करवा दिया। तो अगेन उस जीन का प्रोडक्ट बनेगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, इन दिस वे वी आर यूजिंग rDNA टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो याद करिए फ्लेवर सेवर टोमेटो करता क्या है? क्या ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है? नहीं। क्या ये वीगर बढ़ाता है? वीगर मतलब होती है ओवरऑल ग्रोथ? नहीं। क्या ये फ्लावरिंग पीरियड बढ़ाता है? नहीं। किसको बढ़ाता है? ये शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है या स्टोरेज पीरियड को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइब्रिडोमा इज कनेक्टेड विद। देखो आज के समय में एक बीमारी जो सबसे ज्यादा फैल रही है दैट इज माइलोमा।
माइलोमा तो एक टाइप है, कैंसर के से समझते हैं कि कैंसर सबसे ज्यादा आज के समय में डिजीज मतलब लोगों की डेथ का एक मेजर कॉज बन रहा है। अब ये बोल रहा है हाइब्रिडोमा किससे कनेक्टेड है? पहला ग्रोथ ऑफ कैंसर, दूसरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तीसरा एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन और चौथा है एक्टिविटी ऑफ एनके सेल्स। एक एक करके समझते हैं। कैंसर का ग्रोथ होना तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, मतलब कैंसर और बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी। अब हाइब्रिडोमा का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडोमा मतलब ये हाइब्रिड है। अब ये हाइब्रिड सेल कैसे बनता है? ये सेल बनता है कि माइलोमा ले लो, मतलब माइलोमा सेल्स ले लो। ओके, माइलोमा सेल्स क्या है बेटा? ये कैंसर कॉजिंग सेल्स है। मतलब आपने एक कैंसर वाले सेल को लिया और आपने इसमें फ्यूज करा दिया किसको? बी लिम्फोसाइट्स को। किसको फ्यूज करा दिया? बी लिम्फोसाइट्स को। तो बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल्स दैट इज कैंसर सेल्स, इन दोनों का जो हाइब्रिड बना वो क्या कहलाया? हाइब्रिडोमा। 1970 से टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अब हाइब्रिडोमा यूज कैसे होती है ये समझो। अब आपने क्या किया? आपने इन दोनों का हाइब्रिड बना दिया। अब ये हाइब्रिड क्या करेगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब आपने बी लिम्फोसाइट को कुछ इस प्रकार से इंसर्ट किया है कि ये एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एंटीजन पे काम करेगी, नहीं, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए क्या बनाएगा बेटा? एंटीबॉडी बनाएगा और उस एंटीजन को न्यूट्रल करेगा। तो ये यूज होता है तुम्हारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक्चुअली कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है इट इज एसोसिएटेड विद मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन आप जानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडीज में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जहां से वो एंटीजन को बाइंड करता है और उसको न्यूट्रलाइज करता है। एनके सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। ये है नेचुरल किलर सेल्स और ये एक प्रकार के क्या है बेटा? लिम्फोसाइट्स हैं। अगेन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी ग्रांट करने के लिए, हमें पैथोजन से बचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंसिंग ऑफ mRNA और RNA interference has been used in development of plants resistant to virus, insect, fungi और nematode। तो ये एक टेक्नोलॉजी का नाम बोल रहा है जिस टेक्निक का नाम है साइलेंसिंग ऑफ mRNA। इसी का दूसरा नाम है RNA इंटरफेरेंस। इसकी हेल्प से हमने प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया है। किसके लिए? वायरस के अगेंस्ट, इंसेक्ट के अगेंस्ट, फंजाई के अगेंस्ट और निमेटोड के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट हमने इसको रेजिस्टेंट बनाया है? तो इसको समझते हैं। mRNA साइलेंसिंग या फिर RNA इंटरफेरेंस, ये हमने यूज किया है बेटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में RNAi भी कहते हैं इंटरफेरेंस को। ये हमने यूज किया है किसके लिए? टोबैको प्लांट्स में। और टोबैको प्लांट्स को हमने रेजिस्टेंट बनाया है किससे? निमेटोड से। तो इसका आंसर है आपका डी, दैट इज निमेटोड। थोड़ा सा अगर हम समझें तो इस निमेटोड का नाम है मेलोडीगाइन, GYNE। स्पेलिंग देख लेना बेटा इसकी, मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा। ये एक निमेटोड है। ठीक है, जस्ट कोरिलेट द स्पेलिंग। मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा ME होगा, सॉरी यहाँ पे, दैट इज MELODEGYNE। जस्ट अ सेकेंड, दैट इज मेलोडीगाइन इनकॉग्निटा। ओके, अब ये क्या करता है? ये टोबैको प्लांट की रूट्स में इंफेक्शन कॉज करता है। अब अगर रूट में इंफेक्शन हो गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा? एब्जॉर्प्शन कम होगा और टोबैको प्लांट का ओवरऑल यील्ड जो है वो गिर जाएगा। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज करी जिसको कहते हैं RNA इंटरफेरेंस। अब हमने क्या किया इसको ध्यान से समझना। हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन लिया। याद करो, ये वही बैक्टीरियम है जिसमें TI प्लाज्मिड होता है। इसका TI प्लाज्मिड लिया और इसके TI प्लाज्मिड में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। क्या डाला? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार से डाला कि जब ये प्लांट क्या हुआ? यहाँ पे होस्ट हुआ। जब ये होस्ट से बाइंड करेगा या जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट के DNA से बाइंड करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एक स्पेशल प्रकार का डबल स्टैंडर्ड RNA। क्या बनाएगा बेटा?
डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपका, इसकी खासियत ये होगी कि ये शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, कुछ ऐसा यू, ये है आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक स्पेशल प्रकार के प्रोटीन से बाइंड करेगा और ये प्रोटीन कहलाते हैं डाइसर प्रोटीन। क्या कहलाते हैं? डाइसर प्रोटीन। नाम से ही समझ जाओ, डाइस करना, किसी चीज को चॉप करना या कट करना। तो ये जैसे ही डाइसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, लेट्स से डाइसर प्रोटीन है, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए अनवाइंड हो जाता है। अनवाइंड होने का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड बन गया है। ठीक है, अब जो ये वाला जो पोर्शन बना, इसे कहते हैं आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये सब कहां हो रहा है? ये सब हो रहा है टोबैको प्लांट के अंदर। मतलब ये सारी की सारी प्रोसेस अभी तक क्या हो रही है? टोबैको प्लांट के अंदर। अब कल के दिन ये टोबैको प्लांट की रूट का एक हिस्सा है और इस रूट के हिस्से में आता है, मैं एक्चुअली ये स्टेम दिखा रहा हूं, बट जनरली समझो कि अगर ये रूट का कोई हिस्सा है और यहाँ पे निमेटोड आता है और टोबैको प्लांट के सैप को, जो उसके अंदर एक इंजेक्शन जैसा डालता है और उसको सकआउट करने की कोशिश करता है। किसको? टोबैको प्लांट के फ्लूइड को। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि यहां से जितना ये अपना आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, ये किसके अंदर चले जाएगा? निमेटोड के अंदर चले जाएगा। और निमेटोड के अंदर जाके ये RISC निमेटोड के अंदर जाके जो निमेटोड है उसके mRNA से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? उसके mRNA से बाइंड करेगा और निमेटोड के mRNA को साइलेंट कर देगा, मतलब टुकड़ों में तोड़ देगा या फिर एक्टिव नहीं होने देगा। तो जब निमेटोड का mRNA ही नहीं एक्सप्रेस हो पाया, तो क्या निमेटोड अपने प्रोटीन बना पाएगा? नहीं। निमेटोड ने अगर प्रोटीन नहीं बनाया तो क्या वो टोबैको की रूट में इंफेक्शन कॉज कर पाएगा? ऑब्वियसली नो। दिस इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन ऑफ निमेटोड इन द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट, और ये टेक्निक कहलाती है आरएनए इंटरफेरेंस या साइलेंसिंग ऑफ mRNA। एक और नाम बोलते हैं इसको, और ये नाम कहलाता है जीन साइलेंसिंग। क्या कहलाता है बेटा? जीन साइलेंसिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज जीन साइलेंसिंग। इज दैट क्लियर? और याद होगा आपको, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, तो टोबैको इज एन एग्जांपल ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ EcoR1? EcoR1 का सोर्स क्या है? अब ये EcoR1 है क्या? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देने का तरीका है, ये इनका नेमिंग करने का तरीका है। किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे की जाती है? E स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस ऑफ बैक्टीरिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला, एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस केस में ये बैक्टीरिया है, ई का मतलब होता है एस्चेरिया। ठीक है, तो क्या है? एस्चेरिया, सब में एस्चेरिया है। फिर इसका बाकी के दो नाम देखिए, दैट इज दो लेटर देखिए, CO। CO रिप्रेजेंट्स फर्स्ट टू लेटर ऑफ द स्पीसीज। अब स्पीसीज नेम क्या है? कोलाई। तो देखिए ये E और यहां आ गया CO, कोलाई। फिर R रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, बैक्टीरिया की कैसी स्ट्रेन है। ठीक है, R बैक्टीरिया की स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और जो उसके आगे अल्फाबेट होता है 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। किसकी? सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। तो अगर हम बात करें तो EcoR1 का जो सोर्स है वो है आपका ये एस्चेरिया कोलाई RY13। याद रखना, एस्चेरिया कोलाई RY13। और ये भी बता दूं कि EcoR1 की जो रिकॉग्निशन साइट है वो ये है GAATTC। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खूबी है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके ही DNA को कट करेंगे। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कहलाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो EcoR1 हमेशा इसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में जिसका आपका DNA कट करना है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिलीज फॉर कमर्शियल यूज वाज टोबैको। इसमें ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है। जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट यूज किया गया था, कमर्शियल रिलीज किया गया था कमर्शियल यूज के लिए, वो है टोबैको। अब उसके बाद हम BT कॉटन भी इंडिया में काफी यूज कर चुके हैं। गोल्डन राइस, मैंने आपको बताया फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है जिसने गोल्डन राइस को यूज कर रहा है।
ठीक है। बीटी ब्रिंजल सेम बीटी कॉटन जैसा ही फंडा है इसका, थोड़ा सा अलग, क्योंकि कॉटन को हम कंज्यूम नहीं करते हैं, ब्रिंजल को हम कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहली जो वैरायटी थी वो क्या थी आपकी, टोबैको, विच इज नॉट अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें से बायोटेक्नोलॉजी से हमने कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं किया है? तो ह्यूमन इंसुलिन तो आपको पता है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया, ह्यूमन इंसुलिन तो हमने ऑब्टेन किया है। दूसरा देखिए क्लॉटिंग फैक्टर, यस क्लॉटिंग फैक्टर 7 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये दोनों हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मतलब हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजेन। क्लॉटिंग में जो फिब्रिनोजेन है उसका किस में कन्वर्ट होने में, फिब्रिन, मतलब फिब्रिनोजेन को एक्टिव करने का काम करते हैं ताकि क्लॉटिंग रुक सके। अभी आपका जो हम कहते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनके ट्रीटमेंट में ये यूज होता है, तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ भी यूज हो चुकी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, हाँ यहाँ पे भी हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर चुके हैं। द ओनली एरिया वेयर वी हैवंट यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस दैट इज नोन एज कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ये रिलीज होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। इससे स्मॉल इंटेस्टाइन से एक न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन है, और इसकी खासियत यह है कि ये लिवर और पेनक्रिया को सिग्नल भेजता है। किसको? लिवर और पेनक्रिया को सिग्नल भेजता है कि डाइजेशन के दौरान लिवर आप बाइल जूस रिलीज कीजिए, और पेनक्रिया को बोलता है कि आप क्या रिलीज कीजिए, पैनक्रियाटिक जूस। तो इसका जो रोल है वो किसमें है बेटा, डाइजेशन में रोल है। और बायोटेक्नोलॉजी से अभी तक हम मतलब इस प्रोडक्ट को हमने बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस नहीं किया है। दिस इज नॉट अ जीएमओ। इसमें से ये कौन जीएमओ नहीं है? गोल्डन राइस जीएमओ है, बीटी ब्रिंजल जीएमओ है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया यूज हुआ है। डॉली अगर हम बात करें तो ये एक शीप थी जिसको हमने किससे बनाया था, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से बनाया। किससे बनाया था? क्लोनिंग से, मतलब ये पहली क्लोन थी जो बनाई गई थी, ठीक है। अब डॉली क्लोन है, क्लोन होने का मतलब ये नहीं है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो नहीं है वहां पे वो डॉली है। इंटरेस्टिंगली ट्रेसी भी एक शीप की वैरायटी है, ट्रेसी भी एक शीप की वैरायटी है जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी यूज से बनाया है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज मतलब हमने यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कॉज किए हैं इस शीप को बनाने में। योर आंसर इज डी, दैट इज डॉली। ओके, नेक्स्ट इज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को किसने डिस्कवर किया? फिर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज डेवलप करने वाले थे एलेक जेफरी, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डेवलप करने वाले थे आपके कैरी म्यूलिस, ओके। फिर हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस को डिस्कवर किया था आर्बर, इनका कंट्रीब्यूशन था इसके डिस्कवरी में। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डिस्कवर किया था कोलर एंड माइलस्टीन ने। तो अब देख लीजिए किसका ऑप्शन कहां किस ऑप्शन से रिलेट कर रहा है। तो ऑप्शन ऑफ ए इज आर एंड देन बी इज एस, ए आर बी एस। तो योर आंसर इज ए। क्या है इसका आंसर? ए। विच टेक्निक इज यूज्ड इन द सेपरेटिंग फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब बोल रहे हैं कि अगर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है तो इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है? तो बेटा इसके लिए टेक्निक यूज की जाती है आपकी, दैट इज साउदर्न ब्लॉटिंग। इंटरेस्टिंगली ये साउदर्न का मतलब साउथ डायरेक्शन नहीं है, साउदर्न एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये टेक्निक डेवलप करवाई थी, जिससे हम किसी जेल में से डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं इन अ मेम्ब्रेन। मतलब अगर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, मतलब डीएनए को टुकड़ों में तोड़ दिया, तो डीएनए को टुकड़े में तोड़ने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डीएनए को उसके साइज के हिसाब से सेपरेट करते हैं। तो जेल के ऊपर बाद में एक मेम्ब्रेन लगा दी जाती है, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से रिमूव करके एक ट्रे में रखा जाता है, और उस ट्रे में बहुत सारे ब्लॉटिंग पेपर होंगे, उसके ऊपर आपका जेल होगा, और जेल के ऊपर एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रखी जाएगी। तो जो नीचे सॉल्यूशन होगा, बफर कहते हैं, ये बफर क्या करता है, ऊपर को जाएगा और जेल में से डीएनए को निकाल के किसमें डाल देगा, यहाँ पे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में। तो ये जो टेक्निक थी किसने डिस्कवर करी थी? साउदर्न ने। तो इन्हीं के ऑनर में क्या कहा इसको, साउदर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है ये यूज की जाती है आरएनए के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज की जाती है प्रोटीन्स के लिए, ओके।
मैच द इंप्रूव्ड वेराइटीज विद रिलेटेड क्रॉप। तो आते हैं सबसे पहला गोल्डन राइस। तो जो गोल्डन राइस है वो कैसी है बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, देखो पोमैटो लिखा है यहाँ पे। पोमैटो जो है वो बेसिकली आपका क्या है? सोमैटिक हाइब्रिड है। क्या है? सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड मतलब एक टोमेटो का सेल लिया, एक पोटैटो का सेल लिया, दोनों के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कर दिया, ठीक है, और उससे जो वेराइटी बनी वो कहलाई पोमैटो। मतलब इस प्लांट में पोटैटो भी ग्रो करेगा और टोमेटो भी ग्रो करेगा। हिमगिरी वीट। अब इंडिया में वीट की वैरायटी की बात करें तो सबसे जो बड़ा माइलस्टोन था वीट वैरायटीज को प्रोड्यूस करने में वो ये था कि वो कैसी होनी चाहिए? सेमी ड्वार्फ वैरायटीज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेमी ड्वार्फ। और IR8 जो राइस की वैरायटी है ये कैसी थी? क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड। क्रॉस ब्रीड हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब आपने राइस की दो अलग अलग वैरायटीज को क्रॉस करा दिया, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए, A is 4th, फाइन, B is 1। तो योर आंसर इज, योर ऑप्शन इज A। इसका ऑप्शन क्या है बेटा? A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू ट्रांसफर द rDNA इनटू द होस्ट। अब ये टेक्निक में से कौन सी टेक्निक जो है वो आपके rDNA को ट्रांसफर करने में यूज नहीं होती है, कह रहा है। तो पहला ये बोल रहा है माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ये यूज होता है। और माइक्रो इंजेक्शन मेथड बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं बेटा? एनिमल्स के लिए। इंजेक्शन से ही समझ जाओ, ठीक है। ये आपका होस्ट सेल है, इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली DNA इंसर्ट किया जाएगा इसके अंदर, माइक्रो इंजेक्शन। जीन गन मेथड, इसको बायोलिस्टिक मेथड भी कहते हैं। जीन गन में कुछ नहीं, जैसे गन है, गन में बुलेट होती है, बहुत ही हाई स्पीड से निकलती है, ऐसे ही यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर आपका होस्ट का टिश्यू रखा जाएगा और बहुत ही हाई स्पीड में इसके अंदर गोल्ड कोटेड विद DNA, मतलब जो गोल्ड का टुकड़ा होगा उसके ऊपर क्या लपेटा होगा? आपका DNA लपेटा होगा, गोल्ड कोटेड विद DNA। इसको बहुत ही हाई स्पीड से होस्ट के टिश्यू के अंदर डाला जाता है। गोल्ड या टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव मेटल है, बॉडी को हार्म नहीं करेंगे। तीसरा है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स का बेसिकली काम है कि अगर आपको कोई प्रोटीन बनाना है, लेट्स से आप प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, तो वो प्रोटीन कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो बायोरिएक्टर तो ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं बाय ग्रोइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हालांकि बायोरिएक्टर बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, पर ये इस चीज का हिस्सा नहीं है, ये जीन ट्रांसफर टेक्निक्स में यूज नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन है सी, बायोरिएक्टर। चौथा है डिसआर्म्ड पैथोजन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एग्रोबैक्टीरियम को, तो वो किस कैटेगरी में आता है? एक तो डिसआर्म्ड पैथोजन में एग्रोबैक्टीरियम आता है, दूसरा तुम्हारा रेट्रोवायरसेस भी आते हैं। रेट्रोवायरसेस भी काफी ज्यादा यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in order to induce the bacterial uptake of plasmid, the bacteria are made competent by treating them with, पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ एक टर्म है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है लायक बनाना। अभी जैसे आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को प्रूव करने के लिए तो पढ़ रहे हैं कि अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे, या कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो अच्छा खेल रहा है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा, जैसे अभी हम यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं, ठीक है। सेम उसी लॉजिक से समझो कि बैक्टीरिया को लायक बनाना है ताकि बैक्टीरिया के अंदर क्या डाल सके हम? वो प्लाज्मिड डाल सके जिसके अंदर आपका क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसको हम कैसे करते हैं समझना। तो इसके लिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट या हीट कोल्ड ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब इस ट्रीटमेंट में क्या होता है समझिए। इस ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया को एक बफर सॉल्यूशन में रखा जाएगा और जैसे हमने हीट शॉक कहा तो क्या होगा कि पहले इनका टेम्परेचर 40-50 डिग्री सेल्सियस पहुंचाया जाएगा, फिर सडनली कितना किया जाएगा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या लो टेम्परेचर में ला दिया जाएगा। अब देखो ये करते क्यों? हीट शॉक ट्रीटमेंट। जब हम इसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हीट शॉक ट्रीटमेंट देने के दौरान ये छोटे छोटे पोर्स खुल जाते हैं और इनको खोलने का काम करता है एक डाईवेलेंट कैटायन। कौन करता है? डाईवेलेंट कैटायन। देखो जब बैक्टीरिया की सरफेस पे ये पोर्स खुलेंगे, लेट्स से यहाँ पे एक पोर खुल गया, तो जो ये प्लाज्मिड है ये यहाँ से अंदर चले जाएगा।
ठीक है, तो सारा जो खेल है वो प्लाज्मिड को अंदर डालने का है। इसके लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी? कैल्शियम क्लोराइड। मतलब इस सॉल्यूशन में क्या ऐड किया जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें क्या रिलीज होगा? Ca2 पॉजिटिव, डाइवेलेंट केटायन कहा इसको। और ये क्या करता है कि जो मेम्ब्रेन में पोर्स, जो सेल वॉल और मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट है, उनको खोलने का काम करता है। उनके खोलने के वजह से क्या होगा कि आपका प्लाज्मिड कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट अंदर चले जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी हियर। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज के क्वेश्चंस इतने ही हैं, एंड पे अटेंशन टू ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।